Good morning, students. कैसे हो सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब हम कर लेते हैं रिवाइज. ठीक है. आप लोगों ने जितना करवाया है उतना कर लिया क्या? हाँ, रिवीजन कर रहे हो क्या? सुनील, आप तो क्लासरूम में पहुंच गए. मैंने मेरी पता नहीं कितनी क्लासरूम्स आज मिस की. मैंने कहा नहीं, मैं 2 दिन अब सिर्फ आप लोगों के साथ रहने वाली. आप तो पहुंच गए ना क्लासरूम. हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए थे? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे? कि हम लोगों ने कर लिए थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर. एक तो हम लोगों ने ये थ्योरीज की. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की परिभाषा कर ली थी. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उपागम यानी अप्रोचेस कर लिए थे. अलग अलग पद्धति कर ली थी. पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीति संस्कृति को पढ़ लिया था. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण को पढ़ लिया था. और हम लोगों ने स्टेट की थ्योरी और राष्ट्रवाद कर लिया. ठीक है. अब आज की क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स जो है वो करते हैं. अरे नहीं मानते, क्या करें, कोई छुट्टी नहीं देता, पता है मुझे. क्या करें. टेंशन क्यों ले रहे हो रेन? तो टेंशन अभी खत्म होएगी. शुरू करते हैं अपनी क्लास को. आज की क्लास में हम लोग, तब तक मुझे जल्दी से बता दो कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी थी. ये ओपन कर रही हूँ, तब तक बताओ जल्दी से कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी थी. जल्दी से लिख के बता दोगे मुझे कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी थी. प्रीति, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आई होप प्रीति आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. हमारे आवाज तो आ रही है. चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. कुछ स्लाइड्स खोल लें, क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे. अभी क्या टॉपिक अपना है छोटा सा, छोटू छोटू से टॉपिक कर रहे हैं, है ना. डिटेल में इनको बाद में करेंगे क्योंकि ये स्क्रीनिंग के अंदर ज्यादा पूछे जा रहे हैं. और कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ भी पूछे जा रहे हैं, तो उन सब चीजों को मैंने यहाँ पे लिख दिया. डेविड ईस्टन, कार्ल ड्यूश. गरिमा सही बता रही हो, कार्ल ड्यूश ने दिया था. चलो नौकरशाही को पढ़ते हैं. नौकरशाही क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं. जैसे कहते हैं ना आईएएस आईपीएस, ये सब ब्यूरोक्रेट्स है. ठीक है. ये कौन है? ये नौकरशाही. नौकरशाही मतलब कि इसको देखना कि मतलब एक प्रेस्टिजियस सी पोस्ट जिसको कह रहे हैं. ठीक है. इनका अलग ही दबदबा होता है. तो एनसाइक्लो ब्रिटानिका में ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ब्यूरो का शासन. तो आपसे पूछ सकते हैं कहां पे ब्यूरोक्रेसी का मतलब ब्यूरो का शासन बताया? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में. ठीक है. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में. आवाज क्लियर नहीं है क्या? 1 मिनट में चेक कर लूं. चलो अब नहीं रुकेगा, अब नहीं रुकेगा क्लास. मैं थोड़ा सा लाउड बोलूंगी ताकि ये माइक रिसीव कर सके मेरी आवाज को. देखो, ब्रिटानिका में ब्यूरोक्रेसी का अर्थ बताया है ब्यूरो का शासन. तो पूछा जा सकता है ब्यूरो का शासन कहां पे बताया, इसका मतलब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में. ठीक है. सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विंसेंट डी गॉर्ने ने किया था.
1712 से 1759 जिनका पूरा कार्यकाल रहा, विंसेंट डी गोर्ने। गोर्ने ने ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का शब्द जो है मतलब सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, जो वेबर हैं वो इसे सबसे अच्छा मानते थे। वेबर नौकरशाही को सबसे अच्छा मानते थे। ठीक है, फिर ये साइगल मैन स्टडी और ल्यूसेन पाई की दो स्टेटमेंट है। साइकिल मैन स्टडी क्या कहते हैं? देयर इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन लो एंड वीक परफॉर्मिंग ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ये स्टेटमेंट किसकी है, मैं बता देती हूं। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो नौकरशाही है, वीक नौकरशाही और प्रभावशाली नौकरशाही, उनके बीच में एक संबंध होता है। ये बात साइगल मैन स्टडी ने कही है। बहुत लो चांस है पूछे जाने के, पर पूछ लिया तो मैंने आपको यहां लिख के दे दिया कि पेपर बहुत ही मुश्किल बन जाए तो ये स्टेटमेंट पूछी जाएगी, वरना ना के बराबर चांस है इसको पूछने के। ल्यूसेन पाई की ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ग्रेटली इंप्रूव्ड विदाउट अ पैरेलल स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल प्रोसेस। ये क्या कह रहा है? ल्यूसियन पाई कहता है कि जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक प्रक्रिया में आपके जो प्रतिनिधि हैं, जब तक वो स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं जानेंगे, तब तक लोक प्रशासन अच्छा नहीं होगा। अब तुम एक बात को समझो, दुनिया मोदी जी की क्यों फैन है? मोदी जी की फैन क्यों है? क्योंकि उनके बोलने का तरीका, उनका रिप्रेजेंटेशन जो स्किल है वो बहुत ज्यादा हाई है। यानी जो हमारा प्रतिनिधि है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है हमको ऑल ओवर वर्ल्ड के लेवल पे। हमको ये लगता है कि हाँ यही है जो भारत को आगे लेके जा सकते हैं। तो ल्यूसियन पाई ने यही कहा कि लोक प्रशासन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रतिनिधि की जो पावर है, प्रतिनिधि का जो रोल है पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बात ल्यूसियन पाई ने मानी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी शब्द की व्यवस्थित व्याख्या किसने की? अब सबसे पहले शब्द किसने यूज किया है? डी गोर्ने ने किया है। ठीक है, विंसेंट डी गोर्ने ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसकी व्यवस्थित व्याख्या मतलब कि सिस्टमैटिक इसका एक्सप्लेनेशन किसने किया? व्यवस्थित व्याख्या का मतलब है सिस्टमिक एक्सप्लेनेशन। इसका किसने किया? गिटानो मोस्का ने किया। किसने किया? गिटानो मोस्का ने 1895 में। गिटानो मोस्का की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, जिसका नाम है एलिमेंट डी सीजा पॉलिटिका। एलिमेंट डी सीजा पॉलिटिका, ये आपको कुछ इटालियन सा शब्द दिख रहा है, जिसको गिटानो मोस्का ने ये बुक लिखी थी, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी की सिस्टमिक एक्सप्लेनेशन की थी। तो पूछा जा सकता है किसने इसकी व्यवस्थित व्याख्या की है? गिटानो मोस्का ने। ठीक है, इसका अनुवाद क्या होता है? एलिमेंट डी सीजा पॉलिटिका को अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मतलब जो रूल कर रही है। ठीक है, और इस बुक को 1939 में प्रकाशित किया गया है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का शास्त्रीय अध्ययन किया। मैक्स वेबर की बातें करते हैं। मैक्स वेबर कौन था जिसने ब्यूरोक्रेसी को सबसे अच्छा माना? इसने इसका सोशियोलॉजिकल अध्ययन किया। ब्यूरोक्रेसी का सोशियोलॉजिकल अध्ययन किया। तो पूछा जा सकता है इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया? मैक्स वेबर ने किया। नौकरशाही से संबंधित बाकी विद्वानों के नाम समझ लीजिए। एक तो मैक्स वेबर ही है, फिर पीटर ल्यूनार्ड है, फ्रांसिसी एंड स्टोन है, मार्शल डिमूक है और माइकल क्रेजियर है। ठीक है, जियो वाइट है, हॉलेजिल है, हेनरी मैन है, कार्ल मनहीम है। आपको याद कौन कौन से रखने हैं? आपको नाम याद रखना है हेनरी मैन का, आपको नाम याद रखना है कार्ल मनहीम का, आपको नाम याद रखना है पीटर ल्यूनार्ड का, और आपको नाम याद रखना है मैक्स वेबर का। बाकी याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये चार नाम आपको पता होना चाहिए। ये नौकरशाही से जुड़े हुए हैं और नौकरशाही को बढ़िया बताते हैं, ब्यूरोक्रेसी को बढ़िया बताते हैं। ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिसिज्म की अगर हम बातें करें, यानी इसकी आलोचना की बातें करें, तो कुछ स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेटमेंट निकलेगी इस टॉपिक से हमेशा जब भी निकलेगी। तो मैक्स वेबर ने स्वयं नौकरशाही की कमियों के प्रति जागरूक है। मैक्स वेबर नौकरशाही को अच्छा तो बताते थे, लेकिन कहते थे इससे कुछ खतरे भी हैं। वो दो खतरों के बारे में बताते थे। पहला खतरा तो क्या कि संगठनों में अत्यधिक नियमबद्धता आ जाएगी, जिससे मानसिक क्षमता कमजोर बन जाएगी। क्या मतलब? अब देखो, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जितने भी, ये बहुत ज्यादा रेगुलर होते हैं। आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको रूल रेगुलेशन से ही काम करना पड़ेगा। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नियमबद्धता यानी रेगुलेशंस, नियम, रूल्स, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो मैक्स वेबर कहते थे कि अगर ज्यादा नियमबद्धता आई तो लोगों की जो मेंटल हेल्थ है, यानी जो मानसिक क्षमता है, मेंटल कैपेसिटी है, वो कमजोर हो जाएगी।
ठीक है, इतना नियमों में मत बांधो, ये ऐसा कहते थे। दूसरा ये कहते थे कि नौकरशाही में समाज का अधिकांश नागरिक भाग अपने को अलग समझेगा, इसलिए वेबर ने नौकरशाही का नियंत्रण शक्तिशाली संसदीय समितियों के हाथ में कहा। अब तुम एक चीज को समझो, जो ये आईएएस आईपीएस बन जाते हैं ये अपने आप को अलग ही नहीं समझने लग जाते। कोई नेता बन गया, बड़ा नेता, वो अपने आप को पूरी भीड़ से अलग समझने लग जाता कि पता नहीं मैं तो क्या ही बन गया। तो ये खतरा इसको भी रहता था, मैक्स वेबर को, कि मैं कह तो रहा हूं कि नौकरशाही अच्छा है, पर हो सकता है ये जो नौकरशाही में आएंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, इन लोगों को अलग ही घमंड हो जाए और ये अपने आप को औरों से अलग ही समझने लग जाए। तो इनकी जो कमान है वो इनसे भी ऊपर वालों को देनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि इनका नियंत्रण, इनका रेगुलेशन कौन करेगा? संसद की समितियां करेगी, शक्तिशाली पार्लियामेंट्री कमेटी इनको रेगुलेट करेगी। तो ये दो खतरे मैक्स वेबर ने बताए। उसके बाद चेस्टर बर्नार्ड और आर के मर्टन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अनौपचारिक संरचनाओं के बिना ये मॉडल अधूरा है। हर्बर्ट साइमन भी यही कहते थे। इन्होंने क्या कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है ना, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से ही है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बिना सब कुछ अधूरा है। और ये ब्यूरोक्रेसी को एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, आर के मर्टन, ये अनौपचारिक संरचनाओं के बिना जो है जितनी भी राजनीति है वो अधूरी है। भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जैसे एनजीओ है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनफॉर्मल सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो पॉलिटी को और अच्छा बनाती है। ठीक है, उसके बाद लास्की है। लास्की क्या कहते थे कि नौकरशाही की विशेषता प्रशासन में बंधे बंधाए रूटीन के प्रति विशेष लगाव, नियम लेने में विलंब करना, प्रयोग करने से इनकार आदि है। इन्होंने क्या कहा? कहा नौकरशाही की विशेषताएं क्या है? बहुत गंदी है। इनके अकॉर्डिंग, लास्की के अकॉर्डिंग, ये नौकरशाही को अच्छा नहीं मान रहे। इन्होंने क्या कहा कि जो नौकरशाही की विशेषता है वो क्या करते हैं, ये ना रूटीन से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। भाई हमको इसी तरीके से ही काम करना है, अपने आप में चेंजेस लाना नहीं चाहते, लास्की ने ये कहा। दूसरा, कोई भी रूल लेने में, कोई भी नियम, कोई भी डिसीजन लेने में ये नौकरशाही लोग बहुत ज्यादा देरी करते हैं, विलंब करते हैं। इनका दूसरा फीचर लास्की ने ये बताया। तीसरा कहा कि ये लोग किसी की बातें नहीं मानते, प्रयोग करने से इनकार करते हैं। ये सारी चीजें, रूटीन के प्रति लगाव, विलंब करना, प्रयोग से इनकार करना, ये सारी चीजें लास्की ने नौकरशाही के बारे में बताई कि नौकरशाही कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ये नियम लेने में विलंब करने वाले लोग हैं, ये प्रयोग यानी प्रैक्टिकल थिंकिंग से दूर रहते हैं, रूटीन के प्रति विशेष लगाव रहता है इनका, बस जैसे है वैसे बने रहो, चेंजेस नहीं आने देना चाहते। लास्की ये बातें कहते हैं। फिर उसके बाद है लॉर्ड हेवर्ड। लॉर्ड हेवर्ड की बुक है न्यू डिक्योटीज। ठीक है, न्यू डिक्योटीज, ये लॉर्ड हेवर्ड की बुक है। आज नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता खतरे में है। इन्होंने क्या कहा कि सबकी अधिकार और स्वतंत्रता खतरे में है, क्योंकि इस विशिष्ट नौकरशाही ने निजी विवेक से प्रयुक्त होने वाली शक्तियों का प्रयोग बहुत अधिक कर दिया। कि जो ये नौकरशाही लोग हैं ना, स्पेशल, जो अपने आप को समझ रहे हैं, इन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग बहुत ज्यादा कर दिया है, जो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जो लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोगों की आवाज तो दबी जाती है इन नेताओं के सामने, जनसाधारण तो बोल ही नहीं पाता आईएएस आईपीएस के सामने। तो इसने यही कहा, लॉर्ड हेवर्ड ने, अपनी बुक न्यू डेक्योटीज में, कि भाई ये गलत है, नौकरशाही जो है आज के टाइम में अपनी शक्तियों का प्रयोग इतना ज्यादा करता है कि लोगों की आवाज सुन ही नहीं पाता है। ये लॉर्ड हेवर्ड ने कहा। फिर एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रेस्थस। प्रेस्थस ने वेबर के सिद्धांत को, यानी लोकतंत्र, ये ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत को विदेशी संस्कृति की उपज कहा, कि भारत का कंसेप्ट नहीं है ये तो विदेशी संस्कृति के अंदर होती थी नौकरशाही, भारत के अंदर कोई नौकरशाही नहीं होती, ये बात प्रेस्थस कहते हैं। फिर शक्तिशाली वही है जो विरोध कर सकता है, ये स्टेटमेंट किसकी है पूछी जाए तो वेबर की है। शक्तिशाली कौन है? जो विरोध कर सकता है। तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरा विरोध कर सकते हो, मैडम हमको ये नहीं समझ आया, ये करवाओ हमको, ठीक है, मैं नहीं करवा रही तो तुम मेरा विरोध करोगे, है ना? तो शक्तिशाली हो तुम, शक्तिशाली वही है जो विरोध कर सकता है। भारत के अंदर पूरी जनसंख्या, पूरी जो पॉपुलेशन है वो शक्तिशाली है, हम मोदी जी का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो वेबर कहता है शक्तिशाली वही है जो विरोध कर सकता है, और इनकी बुक है फेमस सोसाइटी एंड इकोनॉमी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी इतना ही है, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी का नाम सबसे पहले ये शब्द किसने दिया? विंसेंट डी गॉर्ने ने दिया। और इसका सिस्टमिक एनालिसिस किसने किया? इसका सिस्टमिक एक्सप्लेनेशन गिटानो मोस्का ने। गिटानो मोस्का की बुक कौन सी है? द रूलिंग क्लास। ठीक है, 1959 में प्रकाशित हुई। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सोशियोलॉजिकल स्टडी किया।
मैक्स वेबर, हेनरी मैन, कार्ल मनहीम, पीटर ल्यूनार्ड, ये सब नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। इसके क्रिटिसिज्म में हमने देखा मैक्स वेबर ने भी दो क्रिटिसिज्म बताए। एक तो नौकरशाही मानसिक क्षमता को कमजोर कर सकती है और दूसरा अपने आप को अलग समझ सकते हैं ये। दूसरा चेस्टर बर्नार्ड, आर के मर्टन भी इनको बुरा बता रहे हैं। लास्की ने क्या कहा, ये लोग ऐसे हैं जो डिसीजन लेने में विलंब करते हैं। लॉर्ड हेवार्ड क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन्होंने अपनी शक्तियां इतनी बढ़ा दी कि जनसाधारण अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। प्रेस्थस ने क्या कहा, ये विदेशी संस्कृति की उपज है। और वेबर की फेमस स्टेटमेंट है, शक्तिशाली वही है जो विरोध कर सकता है। और बुक है इसका सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, अब आपको जल्दी से अभी अभी जो पढ़ा है हमने उसी में से ही क्वेश्चन बताना है। रूलिंग क्लास बुक किसने लिखी है? द रूलिंग क्लास बुक किसकी है? द रूलिंग क्लास बुक का नाम बताना है, बुक का ऑथर बताना है। ठीक है, ये बुक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेबर, मैक्स वेबर किसको शक्ति कहते हैं? किसको शक्ति कहते हैं? कि शक्ति क्या है? किसको शक्ति कहते हैं, जल्दी से बता दो। और इनकी बुक का नाम मैं बता रही हूं आपको, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सोसाइटी का इन्होंने अध्ययन किया ना, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, आपको बताने दो क्वेश्चन है, रूलिंग क्लास बुक के ऑथर का नाम और किसको शक्ति कहते हैं मैक्स वेबर, वो बताना जल्दी से। क्लास की डेट मेंशन कर दे, मतलब शर्मिला। यस मोहसिना, गिटानो, वेरी नाइस। गिटानो है इसके ऑथर, जिन्होंने सिस्टमिक एक्सप्लेनेशन दिया। किसको शक्ति कहते हैं? शक्ति किसको कहते हैं? जो विरोध कर सके, जो विरोध कर सके, जो अगेंस्ट खड़ा हो सके, है ना, उसको शक्ति कहते हैं मैक्स वेबर। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बाद अब अगली स्टेटमेंट, अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आएगा पॉलिटिकल रिजीम, राजनीतिक शासन प्रणालियां। अब आपको पता है राजनीतिक शासन प्रणाली दो तरीके की होती है, एक को कहते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और एक होता है गैर लोकतांत्रिक यानी नॉन डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक गैर लोकतांत्रिक। ठीक है, अब लोकतांत्रिक के फिर से दो भाग बना दिए मैंने, एकात्मक यानी कि यूनिटरी, संघात्मक यानी कि फेडरल। एकात्मक यानी यूनिटरी, संघात्मक यानी फेडरल। दो पार्ट है लोकतांत्रिक के, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी में क्या होगा? एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? सारी पावर संविधान के अनुसार केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है, यानी पावर एक जगह केंद्रीकृत हो जाती है। नीचे की पॉलिटी के पास यानी नीचे की राज्य व्यवस्था के पास कोई पावर होती नहीं है। तो क्या कहा इसके अंदर कि जो नागरिक हैं वो अपनी पावर स्थानीय सरकार को दे रहे हैं, स्थानीय सरकार अपनी सारी पावर केंद्रीय सरकार को दे देता है। इसी को ही एकात्मक शासन कहते हैं, जैसे ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, संघात्मक में क्या होता है, दो पॉलिटी हो जाएंगी, एक तो संघ यानी केंद्र यानी सेंटर, और राज्य यानी कि स्टेट। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये सब चीजें बहुत एक्सप्लेन में बताई थी मैंने जब संविधान समझाया था। तो संविधान के अंदर केंद्र और स्टेट दोनों के पास पावर होगी और इनसे जुड़े हुए होंगे नागरिक। इसको कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था यानी संघात्मक शासन व्यवस्था। अब एकात्मक क्या होता है पता है आपको? ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, संसदीय शासन जो होता है, उसके कुछ फीचर हैं। क्या क्या फीचर है? पहला, संसद शक्ति का केंद्र है। संसद शक्ति का केंद्र है मतलब कि पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में, जिसको हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का हिस्सा मान रहे हैं, सारी पावर किसके हाथ में है? संसद के हाथ में शक्ति रहती है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, जितने भी नेता लोग हैं वो सब लोग लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब भारत के अंदर, अब आपको पता है एक मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी डिसीजन ले उसको लोकसभा में बताना पड़ेगा हमने क्यों लिया है ये डिसीजन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा में है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल का शासन होता है यानी कैबिनेट गवर्नमेंट चलती है। प्रधानमंत्री ही प्रधान होता है, इसको पार्लियामेंट्री शासन के फीचर कह दिया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी अध्यक्षात्मक के शासन कैसे हों? शक्ति का पृथक्करण, अमेरिका को याद करो, शक्ति का पृथक्करण।
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, 3 अलग अलग अंग होंगे। प्रेसिडेंट शासन का केंद्र, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर, सारा शासन प्रेसिडेंट चलाएगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। राष्ट्रपति संवैधानिक और वास्तविक प्रधान दोनों राष्ट्रपति ही होता है। अपने यहाँ पे कैसे है, अपने यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन है, नाम का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन है, रियल हेड है प्रधानमंत्री। लेकिन वहां पे अमेरिका के अंदर जो भी है राष्ट्रपति ही है, रियल कह दो नॉमिनल कह दो, राष्ट्रपति ही है जो है, ठीक है। और यहाँ पे स्थायी शासन चलता है, एक स्टेबल गवर्नमेंट चलती है, स्टेबल गवर्नमेंट काम करती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के अंदर। क्लियर हो गई, ये हमको पहले भी पता था। गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, जो नॉन डेमोक्रेटिक शासन के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं उसको देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक दलीय शासन प्रणाली होगी, यानी यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म हो सकता है, यहाँ पे सर्वाधिकारवाद हो सकता है, एक के ही हाथ में सारी पावर जा सकती है। गैर लोकतांत्रिक एक तरीका तो ये होता है, जैसे आपने देखा था जर्मनी के अंदर हिटलर जो है उनकी नाजी पार्टी का ही सब कुछ चलता था, एक ही दल था, और वो सर्वाधिकारवाद, सारे अधिकार खुद के हाथ में ले लिए थे, उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे। कहीं पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर, जैसे म्यांमार के अंदर। अब कब कौन आया ये बात मैंने आपको एनसीईआरटी में बताई थी, जब मैं आपको साउथ एशिया करा रही थी, जिसमें मैंने पाकिस्तान को बताया था, आपको साथ में बताया था पाकिस्तान में कब मिलिट्री रूल आ रहा है और कब वहां पे डेमोक्रेसी आ रही है। तो सैन्य शासन भी गैर लोकतांत्रिक शासन का प्रकार है। फिर थियोक्रेसी, या जिसको कहते हैं पेट्रोमोनिलिज्म, यानी धर्मतंत्र। अमेरिका को मैं थियोक्रेट भी कह सकती हूं, क्योंकि उस देश का जो धर्म है, थियोक्रेट देश किसको कहते हैं, थियोक्रेट मतलब जिस देश का खुद का धर्म होता है। जैसे पाकिस्तान का मुस्लिम धर्म है, ठीक है, वो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ठीक, भारत में कौन सा धर्म है, सब धर्म भारत के हैं, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन पाकिस्तान थियोक्रेट है, यानी कि वो मुस्लिम धर्म को देश का धर्म बताते हैं। पेट्रोमोनिलिज्म का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक ये क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक वाले, पेट्रोमोनिलिज्म वाले, ये क्या कहते हैं, इनकी सोच जो होती है वो ऐसी होती है कि जो देश है वो पिता है, ठीक है, और वो हमको ऐसे ही पालेगा जैसे पिता अपने बच्चों को पालता है। तो गैर लोकतांत्रिक शासन प्रकार में धर्मतंत्र भी आ गया, और गैर लोकतांत्रिक शासनवाद में ही फांसीवाद भी आ गया। मुसोलिनी को याद करो, फांसीवाद, फासिज्म, एक्सट्रीम लेवल पे खड़े हैं, ये क्रांति कर सकते हैं अपनी पावर चलाने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं, ये फासिस्ट लोग होते हैं। फांसीवाद भी गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का हिस्सा है। तो हमने देखा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का हिस्सा और गैर लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। गैर लोकतांत्रिक में एक दलीय गवर्नमेंट बनेगी, सैन्य शासन होगा, धर्मतंत्र हो सकता है, फांसीवाद हो सकता है। अब इस फांसीवाद से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है, तो हम इस फांसीवाद की पॉइंट्स को एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये पोर्शन पॉलिटी में हो गया है। फासिज्म शब्द कहां से लिया है, ये फासियो शब्द से लिया है। कहां से लिया है, फासियो शब्द से लिया है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनना। इटालियन भाषा का ये शब्द है। फैसियो का मतलब क्या होता है, लकड़ियों का बना भुज या कुल्हाड़ी, लकड़ियों का बना कुल्हाड़ी, लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर देश की एकता का प्रतीक बताता है। तो फासियो शब्द का मतलब होता है लकड़ी का गट्ठर या लकड़ियों का बना कुल्हाड़ी, ठीक है। फिर मुसोलिनी फांसीवाद से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था, फासियो डी कंबैटिमेंटो। कहां के थे मुसोलिनी, इटली के थे, आपको पता है इटली के थे। तो इनकी पार्टी का नाम क्या था, फासियो डी कंबैटिमेंटो, ठीक है। तो पूछा जा सकता है ये पार्टी किसकी है, मुसोलिनी की है। नाजी पार्टी किसकी थी, हिटलर की थी। इस तरीके से पार्टीज के नाम भी पता होने चाहिए। स्थापना कब हुई है इस पार्टी की, 23 मार्च 1919 को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेने का विरोध कर दिया था मुसोलिनी ने। 29 अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी ने मिलीजुली सरकार का निर्माण किया। 1926 में मुसोलिनी ने इटालियन की संसद को, जिसको स्यूस कहते हैं, इटालियन संसद का नाम क्या है, स्यूस, उसको बंद कर दिया था। बोले तुम्हारा राज नहीं चलेगा, मेरा राज चलेगा। जुलाई 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुसोलिनी हारा, और 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, फांसीवाद का अंत हो जाता है, ठीक है। रुक क्यों रही है भाई वॉइस, रुक जाओ, मैं ना एक बार माइक को फिर से लिंक करती हूँ।
अब देखना, अब नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। अब भी रुके तो बताना फिर मुझे, ठीक है? तो फांसीवाद में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बताएंगे आप लोग मुझे। फांसीवाद में हमने क्या क्या पढ़ा है? फासिज्म शब्द कहां से आया है? फासिज्म जो शब्द है वो कहां से आया है, कहां से लिया है? फासिज्म शब्द कहां से लिया है? जल्दी से बता दो, फासिज्म शब्द कहां से लिया है? मतलब कौन से शब्द से फासिज्म शब्द आया है? कल तो पूरे दिन इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, आज फिर ये ड्रामे कर रहा है। अरे इटली तो है नहीं, शब्द शब्द कौन से शब्द से लिया है? फासियो, यस, फासियो। फासियो का मतलब क्या बताया मैंने? लकड़ी का गट्ठा, है ना? लकड़ी का गट्ठा मतलब एकता का प्रतीक है। फासिज्म अंत कब हुआ है? फासिज्म का अंत कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ ही हुआ है, ठीक है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। मुसोलिनी की पार्टी का नाम बता दो, मुसोलिनी की पार्टी का नाम बता दो जल्दी से, और फिर आगे बढ़ते हैं। मुसोलिनी की पार्टी का नाम। पैसियो डी कैम्बेनिस्टो, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं संविधान व संविधानवाद पे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान व संविधानवाद, ठीक है? इसकी बात करते हैं। अलग अलग लोगों ने संविधान की परिभाषाएं दी है, पूछी जा सकती है कौन सी परिभाषा किसकी है। सबसे पहले वुल्जे ने दी है, वुल्जे। वुल्जे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान की परिभाषा किस तरीके से दी? इन्होंने कहा कि ये उन सिद्धांतों का समूह है, संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिसके अधीन सरकार की शक्तियों, शासितों के अधिकार और इन दोनों के संबंधों का समायोजन किया जा सकता है। मतलब क्या कहा? एक तरफ है शासक, शासक किसको कहा? सरकार की शक्तियों का, जो शासन कर रहे हैं, सरकार की शक्ति। और दूसरे लोग हैं शासित, यानी हम लोग, जिनके ऊपर शासन हो रहा है, ये हो गई जनता, वो हो गई सरकार। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको बताना ही संविधान की परिभाषा है, ये बात वुल्जे कहते हैं, ठीक है? फिर है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं? राज्यों का संविधान नियमों या कानूनों का समूह होता है। जहां पे नियम लिखे हैं, कानून लिखे हैं, उसको संविधान कहते हैं। ये लिखित भी हो सकता है, ये अलिखित भी हो सकता है, जो कि सरकार के संगठन, सरकार के अलग अलग अंगों में शक्तियों के विभाजन और उन साधारण सिद्धांतों जिनके अधीन इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसका निर्धारण करता है। मतलब ये क्या कह रहा है? गिलक्राइस्ट ने कहा ये एक ऐसी रूल बुक है जो लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है, लेकिन ये क्या करेगा? सरकार के सभी संगठनों का और उनके शक्ति के विभाजन का, यानी कि शक्तियां कैसे पृथक होंगी, अलग अलग शक्तियों का विभाजन, और किस तरीके से पूरा शासन चलेगा, इसको बताना ये संविधान का काम है। ये बात गिलक्राइस्ट ने कहा। उसके बाद अगले व्यक्ति हैं जिसका नाम है लेविस। लेविस ने संविधान की परिभाषा कैसे दी? संविधान का अर्थ है समुदाय की प्रभुसत्ता, मतलब कोई कम्युनिटी कितनी पावरफुल है, समुदाय की प्रभुसत्ता, शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था, किसके हाथ में क्या शक्ति होगी, या सरकार का स्वरूप कैसे होगा, ये बताना संविधान का अर्थ है। कि समुदाय कौन सा पावरफुल होगा,
किसके हाथ में कौन सी शक्ति होगी और सरकार का रूप कैसा होगा, ये सब बताना संविधान का काम है। ऐसी बातें लेविस कह रहे हैं। ठीक है, ऐसी बातें लेविस कह रहे हैं। अब संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं, संविधान की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कितने तरीके के संविधान होते हैं? विकसित संविधान क्या होता है? समझो ब्रिटेन के अंदर विकसित संविधान है। विकसित संविधान होता है मतलब जो एक दिन में नहीं बना है या 2-3 साल में नहीं बना है, जैसे जैसे इतिहास चलता रहा संविधान बनता रहा। कि आज ये घटना हुई, एक कानून डाल दिया, आज ये घटना हुई, एक नया कानून बना दिया, आज फिर से कोई घटना हुई, फिर नया कानून बना दिया। मतलब इतिहास के हिसाब से वो थोड़ा डेवलप होता जा रहा है। इसको कहते हैं विकसित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? जैसे भारत का निर्मित संविधान है, अपने यहाँ पे 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए संविधान सभा बैठी और उसने संविधान का निर्माण किया, जिसको कहते हैं निर्मित संविधान। भारत, यूएस, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान, इन सब देशों का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है। फिर है लिखित संविधान, जिसको लिखा हुआ है ऐसा नहीं कहेंगे। लिखित का मतलब यह होता है जिसको एक समय में किसी संवैधानिक सभा ने बनाया हो। एक समय में किसी संवैधानिक सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया हो। तो भारत का संविधान लिखित है, यूएस का, कनाडा का, फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का, इन सब का लिखित संविधान है। अलिखित, अनरिटन किसका है? ऐसा नहीं है वो कहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा तो हुआ है, लेकिन उसको किसी संवैधानिक सभा ने नहीं लिखा, वो समय के अनुसार अपने आप बनता चला गया। इसको कहते हैं ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सऊदी, यहाँ का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। कठोर संविधान, जिसके अंदर अमेंडमेंट करना मुश्किल है, उसको कठोर संविधान कहते हैं। जैसे अमेरिका, आज तक 27 संशोधन ही हुए हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका का संविधान बहुत ज्यादा कठोर संविधान है। औपचारिक और प्रभावी। औपचारिक क्या होता है? फॉर्मल सा, भाई फॉर्मेलिटी है हमारे यहाँ पे, फॉर्मेलिटी है संविधान की, जहां पे संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं होता। संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं होता। वो क्या कहेंगे कि हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी है संविधान की, कुछ नहीं है, फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, औपचारिक संविधान। प्रभावी संविधान मतलब बहुत प्रभावशाली है हमारा संविधान। भारत का संविधान बहुत प्रभावशाली है, हम जितना काम करेंगे संविधान के अनुसार ही करेंगे, संविधान के अनुसार ही राज्य का चलना, इसको कहते हैं प्रभावशाली संविधान। क्लियर हो गया? तो विकसित संविधान जो हिस्ट्री से बनता आ रहा है, निर्मित संविधान जिसको बनाया है, लिखित जिसको किसी एक समय में संवैधानिक सभा ने लिखा है, अलिखित जिसको कभी संवैधानिक सभा ने नहीं लिखा, समय के अनुसार ये बढ़ता चला गया, कठोर जिसको चेंज करना मुश्किल है, औपचारिक जिसकी बातें नहीं मानी जाती, प्रभावी जिसके अनुसार ही देश चलता है। तो ये 7 तरीके के हम लोगों ने संविधान के वर्गीकरण कर लिए। अब संविधानवाद की परिभाषा। संविधानवाद एक कंसेप्ट है, एक धारणा है, जिसमें सीमित सरकार की बात है कि सरकार को सीमित रहना पड़ेगा। सीमित क्यों कह दिया हमने? सरकार को लिमिटेड क्यों कह दिया? क्योंकि सरकार को संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। सरकार अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इसलिए संविधानवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें सीमित और उत्तरदायी सरकार की बातें हो रही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बातें हो रही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? कानून ही सर्वोच्च है, संसद, कानून, ये ही सर्वोच्च है। लोग सर्वोच्च नहीं है, नेता सर्वोच्च नहीं है, कानून सर्वोच्च है। ये बात संविधानवाद की धारणा बताती है। ठीक है, अब अलग अलग लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की अलग अलग परिभाषा दी है। औपचारिक किस देश में है? जहां पे नहीं माना जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर नहीं माना जाता संविधान के अनुसार, वहां एकदम से मिलिट्री रूल लग जाता है। ठीक है सुमन? सीएफ स्ट्रोंग नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने संविधानवाद की कैसी अवधारणा दी? एक ऐसा संवैधानिक राज्य जिसमें सरकार की शक्तियां और शासित लोगों के अधिकारों में एक सामंजस्य बनाया गया हो। इन्होंने क्या कहा? सीएफ स्ट्रोंग ने क्या कहा? सीएफ स्ट्रोंग ने कहा संविधानवाद एक ऐसी धारणा है जिन देश के अंदर संवैधानिक राज्य यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट जो है, जहां पे सरकार की शक्तियां यानी कि पावर ऑफ गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक कंसेंसस, एक रिलेशन बनाया जाता है, वो संविधानवाद की धारणा है। कार्टर और हर्ज क्या कहते हैं? कार्टर और हर्ज कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण आधुनिक संवैधानिकवाद का प्रमुख तत्व है।
शक्तियां विकेंद्रीकृत कर दो, एक से निकाल के दूसरों के हाथ में शक्तियां डाल दो, ठीक है, इसी को ही संविधानवाद कहते हैं। ये चीजें कौन बता रहा है? कार्टर और हर्ज, दो नाम है कार्टर और हर्ज। इसने यही कहा कि दो आवश्यकताएं इंपॉर्टेंट है, दो विशेषता होती है संविधानवाद में। एक तो वहां पे मौलिक अधिकार जरूर होंगे, और वहां पे न्यायपालिका यानी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। कार्टर हर्ज क्या कहते हैं? संविधानवाद उन्हीं देशों में होगा जहां पे मौलिक अधिकार होंगे, जहां पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। संविधानवाद की विशेषताएं यहां से पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है देखो। एक तो संविधानवाद वाले देशों में जहां पे संविधान चलता है, मूल्य वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है। भारत की वैल्यूज हैं, भारत आदर्शवादी है, भारत लड़ाई नहीं करेगा, भारत के संस्कार, भारत की वैल्यू, भारत का कल्चर, भारत के अंदर सब धर्मों का आदर, ये चीजें संविधानवाद का फीचर है। सांस्कृतिक संबंध, अपने यहाँ पे कल्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारे कल्चर को भी और सामने वाले देश के कल्चर को भी, ठीक है। ये गत्यात्मक होता है, गत्यात्मक मतलब ये चेंज होता रहता है, ठीक है। सहभागी, यहाँ पे जनसाधारण को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। साध्य मूलक, इसका एक निश्चित एम होता है। भारत का एम क्या है? भारत के संविधान का एम क्या है? हमें सेक्युलर बनना था, हमें सोशलिस्ट बनना था। ये जितने भी हम लोगों ने प्रियम्बल के अंदर शब्द देखे हैं, 8 से 9 शब्द भारी भरकम वाले, संप्रभुता, समानता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ये जितनी भी चीजें हमने प्रियम्बल में पढ़ी वो सब हमारा साध्य है, यानी कि हमारा एम है। लोकतंत्र और समाजवाद जैसे तत्व पाएंगे संविधानवाद वाले देशों में। तानाशाही विरोधी होता है संविधान। शक्ति के पृथक्करण की बातें करते हैं, कानून के शासन को सबसे अच्छा शासन मानते हैं, संविधान के अनुसार ही सारे रूल रेगुलेशन लिए जाएंगे। सत्तावादी विरोधी होता है, किसी एक को सत्ता में नहीं आने देता, मल्टी पार्टी की बातें करता है। ये संविधानवाद के फीचर हैं जो आपको याद रखने, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछूंगी। अब संविधानवाद की अवधारणा व सिद्धांत क्या क्या है उस पर बात करें, उससे पहले आप लोग मुझे क्वेश्चन बताओगे संविधानवाद से जुड़ा हुआ। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का फीचर नहीं है, संविधानवाद की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, संविधानवाद की विशेषता कौन सी नहीं है, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने कह दिया कि संविधानवाद जो है वो सत्ता विरोधी होता है, सत्ता विरोधी होता है। दूसरा मैंने बोल दिया, सेकंड स्टेटमेंट में मैंने बोल दिया कि जो संविधानवाद है वो शक्ति के पृथक्करण में, शक्ति के पृथक्करण में यानी सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करता है, सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करता है, ठीक है। ये बात आ गई इसमें। फिर तीसरी स्टेटमेंट में हमने कह दिया कि जो संविधानवाद है वो तानाशाही को सपोर्ट करता है, तानाशाही को सपोर्ट करता है। और चौथा मैंने कह दिया ऑल ऑफ द अबव, ये सब गलत है, ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है सही क्या है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, कौन संविधानवाद की विशेषता नहीं है, जल्दी से बता दो। यस, तीन, तानाशाही को सपोर्ट ये नहीं करता, ठीक है, तानाशाही को सपोर्ट नहीं करता। वेरी नाइस, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। ये संस्कृति वाला होता है, ये कैसा होता है। फ्रेंड्स 1 मिनट देना मुझे, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आ रही हूँ, 1 मिनट।
अब इसके सिद्धांत करते हैं स्टूडेंट्स। संविधानवाद की अवधारणा यानी कंसेप्ट और इसके सिद्धांत की थ्योरी कौन कौन सी है। सबसे पहले पाश्चात्य यानी वेस्टर्न लिबरल नेशन क्या कहते हैं इसके बारे में। वेस्टर्न और लिबरल नेशन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वहीं पे ही संविधान की वैल्यू होगी जहां पे व्यक्ति स्वतंत्र है, जहां पे व्यक्ति सोच लो आप, यूएस की बातें हो रही है, यूएस के अंदर किसी तरीके की रोक टोक कुछ नहीं है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। सरकार बहुत सीमित है, अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। राजनीतिक दल, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, समय समय पे चुनाव होता है, मीडिया बिल्कुल आजाद है, ठीक है, प्रभावी और जागरूक जनपद है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, ठीक है, पॉलिटी को लेके। तो ये पाश्चात्य उदारवादी लोगों का संविधानवाद का कंसेप्ट है। जो साम्यवादी नेशन होते हैं लाइक चाइना, जो साम्यवादी नेशन होते हैं, वहां पे सारी पावर केंद्र के पास होती है, केंद्रीयकरण होता है, वहां पे सोशलिज्म होता है, समाजवाद होता है, वहां पे एक दलीय सरकार। आप देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ही है वहां पे, सिर्फ एक दल की सरकार है। और आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, साम्यवाद को मैंने पहले भी बहुत डिटेल में बताया जब कार्ल मार्क्स बताया था कि साम्यवाद के अंदर आर्थिक समानता की बातें होती है। विकासशील देश जैसे भारत, यहाँ सब कुछ मिश्रित प्रवृत्ति होती है, यहाँ पे आर्थिक समानता की भी बातें होती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी बातें होती है। यानी पाश्चात्य उदारवादी के कंसेप्ट भी ले ली और साम्यवादी उदारवादी के भी कंसेप्ट ले ली। अब एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यहां से सीख के कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस कंसेप्ट से। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे बोल दिया कि संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा क्या बताती है। साम्यवादी अवधारणा मतलब कि कम्युनिस्ट कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या बताता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट बता दिया आपको, पहली स्टेटमेंट में लिखा संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा यानी कि कम्युनिस्ट कंसेप्ट क्या बताता है। कम्युनिस्ट कंसेप्ट बताता है, पहली चीज मैंने आपको ऑप्शन दिया कि ये राजनीतिक समानता की बातें करता है, राजनीतिक समानता की बातें करता है, ठीक है। दूसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और तीसरा मैंने कहा ये मीडिया को स्वतंत्र करता है, चाइना को ध्यान में रखना है आपको, प्रेस की आजादी है वहां पे, मीडिया की स्वतंत्रता। और चौथा दे दिया मैंने नन ऑफ द अबव, आपको आंसर देना है क्या सही आएगा। साम्यवादी अवधारणा क्या बताती है संविधानवाद की, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से आंसर करोगे। आंसर क्या आ जाएगा नीरू? 4 यानी नन ऑफ द अबव। सोच लो एक बार, साम्यवादी अवधारणा बतानी है, कम्युनिस्ट कंसेप्ट। प्रीति गलत बता रही हो, बी। कौशल्या दीपा सही बता रही हैं, बिल्कुल। ओवी वेरी नाइस, वेरी नाइस। सपना रेनू सब सही बता रहे हो। आंसर क्या आ जाएगा? ये सब किसकी है? ये सब किसके फीचर है? आप लोग गलत कह रहे हो इसको, तो ये सब किसके फीचर है? टीना एंड अंजलि, किसके फीचर है ये? राजनीतिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मीडिया को स्वतंत्रता। यस, आर्थिक समानता आएगा, राजनीतिक नहीं आएगा। तो ये किसके हैं? ये लिबरल उदारवादी सोच है, ये वेस्टर्न लिबरल कंसेप्ट है, यानी पाश्चात्य उदारवादी है। यस, सभी उदारवादी की है। वेरी नाइस टीना। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। अगला टॉपिक शुरू हो गया, रूल ऑफ लॉ। तो हमने पुराने में क्या पढ़ा? संविधान की परिभाषाएं किस किसने दी थी? एक तो दी थी आपको संविधान की परिभाषा वुल्जे ने, फिर गिलक्राइस्ट ने दी थी, और फिर लेविस ने दी थी। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण पढ़ लिया 7 तरीके का। और फिर हमने संविधानवाद में CF स्ट्रोंग की परिभाषा पढ़ी, हम लोगों ने कार्टर और हर्ज की परिभाषा पढ़ी है, ठीक है, और संविधानवाद की विशेषताएं पढ़ी है, इसके अवधारणा यानी इसके कंसेप्ट पढ़ लिए।
अब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ठीक है। जो सोक्रेटिस है वो रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कहते हैं? रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, यानी सबके कानून सबकी नजरों में समान, कानून की नजरों में सब समान है। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुकरात क्या कहते हैं? आपको पता है सुकरात ने तो जहर पी लिया था, हेमलॉक पी लिया था, इसने पॉइजन पी लिया था विधि के शासन को जिंदा रखने के लिए। इन्होंने क्या कहा था? जो विधि का शासन है उसका पालन शासक भी करेगा, यानी सरकार भी करेगी, और जनता यानी शासित भी करेगी। दोनों को ही विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जिसके लिए इसने अपने प्राणों की बलि भी दे दी थी, ठीक है। दूसरी चीज, जो प्लेटो है वो क्या कहते थे? प्लेटो की 3 इंपॉर्टेंट बुक आई। रिपब्लिक बुक उसने कब लिखी? जब वो काफी छोटा था, जब वो बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ था, ठीक है। फिर उसने स्टेट्समैन और लॉज लिखी जब वो मैच्योर हो चुका था, प्रौढ़ावस्था में आ चुका था। तो जो प्लेटो है उसने रिपब्लिक में क्या माना कि राजा को सारी पावर होनी चाहिए। याद करो, ये बात करता था राजा को ही सारी पावर दो, राजा ही है जिसके अंदर सारे गुण है, इसके अंदर हार्ट ऑफ गोल्ड होता है, इसके अंदर स्वर्णिम हृदय होता है, इसके अंदर ये एक दार्शनिक राजा होता है। तो रिपब्लिक में इसने क्या कहा कि राजा की निरंकुशता होनी चाहिए, राजा जो कह देगा वही कानून है, ये ऐसी बातें करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसको ज्ञान हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, और इसने स्टेट्समैन और लॉज नामक बुक में विधि के शासन को सर्वोच्च माना। इसने क्या कहा कि विधि यानी कि रूल ऑफ लॉ ही सबसे ऊपर है, कानून की ताकत ही सबसे ऊपर है, राजा की ताकत उससे नीचे है। फिर उसने कहा राजा को कानून के अनुसार काम करना चाहिए, स्टेट्समैन और लॉज में, जबकि रिपब्लिक में वो राजा की निरंकुशता को सर्वोच्च मान रहा है। फिर आ गए अरस्तु यानी एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या कह रहे हैं? विधि के शासन और संविधानवाद का जनक समझा जाता है। एरिस्टोटल को रूल ऑफ लॉ का जनक कहते हैं और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जनक भी कहते हैं। तो याद रखोगे, इन्होंने क्या कहा? विधि सबसे अच्छी है, लॉ सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि लॉ के अंदर कोई वासना नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, लॉ वासना रहित विवेक होता है। ये बात अरस्तु कह रहे। विधि एक ऐसा विवेक है, लॉ एक ऐसी बुद्धि है, एक ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति की इच्छा कुछ मायने नहीं रखती लॉ के आगे। भाई जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, अब मेरा मन क्या है, मेरी इच्छा क्या है? मैं आजाद रहूं, मैं आजाद रहूं, मेरी तो इच्छा यही रहेगी। लेकिन लॉ मेरी इच्छा को नहीं मानेगा। लॉ क्या कहेगा? इसको अंदर डालो, इसको जेल में डालो। यानी यही बात कह रहे हैं अरस्तु। क्या कहते हैं? कहते हैं कि विधि एक ऐसा विवेक है जिस पर व्यक्ति की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति की इच्छा कुछ भी हो, लॉ अपना सबके लिए सेम रहेगा। अरस्तु ने ये कहा, और विधि वासना रहित विवेक है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु का है, ठीक है। उसके बाद एक्विनस। एक्विनस कहते हैं राजतंत्र सबसे अच्छा होता है, मोनार्की सबसे अच्छी होती है। तो एक्विनास ने मोनार्की को सबसे बढ़िया बताया, और साथ ही ये कहा कि ये जो मोनार्की है ना, ये वंशवाद के आधार पे नहीं होगी कि राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा को इलेक्ट करो, राजा निर्वाचित होगा, राजा को इलेक्ट करो, राजा जो है वो निर्वाचित होगा। ये बात एक्विनास कहते हैं, ठीक है, कि राजा जो है वो निर्वाचित होगा, राजा को इलेक्ट करो, ठीक। लेकिन राजतंत्र ही सबसे अच्छा है, ये बात एक्विनस कहते हैं। कन्फ्यूशियस जो एक चाइनीज थिंकर है, उन्होंने क्या कहा कि शासक को लोक कल्याण के प्रति समर्पित होना चाहिए। शासक वही है जो अपनी जनता की रक्षा कर सके, जो अपनी जनता की जरूरतें पूरे कर सके। तो कन्फ्यूशियस शासक लोक कल्याण को समर्पित होना शासक का काम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूशियस की बातें आ गई। इसके बाद ब्रिटेन में विधि का शासन या डाइसी का सिद्धांत क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में विधि का शासन या डाइसी ने क्या सिद्धांत दिया वो समझो। डाइसी ने ब्रिटेन में 3 विशेषताएं बताई। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता। आप देखना, ब्रिटेन के अंदर संसद जो कानून बना देती है, जो भी कानून बना दिया, अगर संसद ने यूं कह दिया ना कि रेप करना लीगल है, तो वहां पे रेप करना लीगल हो जाएगा। मतलब कि कानून की ताकत है वहां सबसे ज्यादा, संसद को इतनी सर्वोच्चता दे रखी है वहां पे। सारी पावर संसद के हाथ में, जुडिशरी के हाथ में ताकत नहीं है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में विधि को सर्वोच्च माना गया है। पहली चीज डाइसी ने यह सिद्धांत दिया। फिर यह कहा कि ब्रिटेन में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे न्यायालय और कानून है। ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है ये राज्य का
न्यायालय, ये हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं है। जो कानून है वो सबके लिए है, जो न्यायालय है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं होगा कि स्टेट के लिए, जैसे अमेरिका के अंदर है, स्टेट के जुडिशरी अलग है और सेंट्रल लेवल की जुडिशरी अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। सभी नागरिकों के लिए एक जैसे न्यायालय व कानून है। विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। जो रूल ऑफ लॉ है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। ये तीनों चीजें डाइसी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या क्या देखा, फिर से रिवाइज कर लो, आसान सी है सारी बातें। सुकरात ने क्या कहा कि राजा को भी और प्रजा को भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, प्लेटो ने क्या कहा कि राजा की निरंकुशता सबसे ऊंची है, रिपब्लिक बुक में उसने ये कहा। लेकिन स्टेटमेंट और लॉज में माना कि विधि का शासन बड़ा है। अरस्तु क्या कहते हैं, जिसको जनक कहा जाता है विधि के शासन का? इन्होंने कहा विधि सबसे बढ़िया, ये वासना रहित विवेक होती है, और जो विधि है वो एक ऐसा विवेक होता है जहां पे व्यक्ति की इच्छा भी फेल हो जाती है। एक्विनास ने मोनार्की का समर्थन किया। कन्फ्यूशियस कहते हैं शासक वही जो लोक कल्याण करे, और डायसी ने 3 विशेषता बताई। तो जब भी विधि के शासन का नाम आएगा, डायसी का नाम आपको जरूर याद रखना। ठीक है, अब बातें करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता की। एक स्टेटमेंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपसे ये पूछ लिया, ये स्टेटमेंट बाद में आपको ये बताना है इनमें से किसका संविधान अलिखित संविधान है, किसका संविधान अनरिटन संविधान है। जल्दी से बताओगे। ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन सऊदी अरब, डी ऑप्शन सभी। आपको बताना है किसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि विधि के शासन का जनक, रूल ऑफ लॉ का फादर किसको कहते हैं, कौन है? ए ऑप्शन प्लेटो, बी ऑप्शन सुकरात, सी ऑप्शन अरस्तु, डी ऑप्शन एक्विनास। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है विधि वासना रहित विवेक है, किसने कहा? विधि वासना रहित विवेक है, यह बात किसने कही? ए ऑप्शन अरस्तु, बी ऑप्शन प्लेटो, सी ऑप्शन ऑगस्टाइन, डी ऑप्शन कन्फ्यूशियस। जल्दी से बता दो। 1 का 4, वेरी नाइस। सभी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सऊदी, सभी में अलिखित संविधान है। विधि के शासन का फादर अरस्तु, विधि के शासन का फादर डायसी नहीं है। कौन बोला डायसी? अंजलि, डायसी नहीं है। डायसी ने तो ब्रिटेन के अंदर ये बातें बताई है। सेकंड का सी, वेरी नाइस। विधि वासना रहित विवेक है, किसने कहा? वेरी गुड गरिमा। विधि वासना रहित विवेक है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। वेरी नाइस, अरस्तु ने। ठीक है, विधि वासना रहित विवेक है, अरस्तु ने कहा है। वेरी गुड प्रीति। अब आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब बात हो रही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगला टॉपिक शुरू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें देखिए प्राइस क्या कहते हैं, कहते हैं एक राज्य शासन की श्रेष्ठता उसकी न्यायपालिका की दक्षता और कार्यकुशलता से मापी जा सकती है। प्राइस कहते हैं कि जो एक राज्य है, कोई राज्य कितना श्रेष्ठ है, कितना विशाल है, कितना महान है, इस चीज का पता कैसे लगेगा? उसकी न्यायपालिका कितनी ज्यादा दक्ष है, कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, वहां की जुडिशरी कितनी ज्यादा कार्यकुशल है, उसको काम कितने अच्छे से करना आता है, वहीं से ही किसी राज्य की श्रेष्ठता का पता लगेगा। ये बात ब्राइस ने कहा। ठीक है, ये बात ब्राइस ने कहा। लास्की क्या कहते हैं? लास्की कहते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है न्यायपालिका अपने कर्तव्य पालन को किसी एग्जीक्यूटिव या किसी लेजिस्लेचर से डरे बिना करेगी। भारत के अंदर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ना वो एग्जीक्यूटिव से डरती, ना वो लेजिस्लेचर से डरती। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यायपालिका कहाँ की है? यूएस की है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यायपालिका। अगर कोई पूछ ले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग संसद कहाँ की है, तो ब्रिटेन
की संसद जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग संसद है। अब जो न्यायपालिका जहां पे स्वतंत्रता से काम कर ले, जहां पे स्वतंत्रता से काम कर ले, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के नियंत्रण से मुक्त होके जहां पे न्यायपालिका काम करती है वही अच्छा है, ये बात लास्की कहते हैं। फिर सिज्विक, सिज्विक मैं इंग्लिश बता रही हूं संध्या। सिज्विक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक सभ्य राष्ट्र की पहचान, मतलब एक सिविलाइज्ड नेशन की आप कैसे पहचान कर सकते हो कि क्या उस राज्य में न्यायिक प्रशासन स्वतंत्र और कुशल है, क्या किसी देश की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, क्या किसी देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट या एफिशिएंट है। ये बात सिज्विक भी कह रहे हैं। यही बात किसने कही? यही बात ब्राइस ने कही। यही बात सिज्विक, यही बात ब्राइस। तो लास्की, ब्राइस और सिज्विक, ये तीन बातें अपने को याद रखनी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, दैट इज इलीट थ्योरी, अभिजन वर्ग। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसने ये बात कही, किसने ये बात कही कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता वही मानी जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी वही मानी जाएगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी वही मानी जाएगी जहां पे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के नियंत्रण में ना हो, लेजिस्लेचर के कंट्रोल में ना हो। ए ऑप्शन एरिस्टोटल, अरस्तु, बी ऑप्शन सिज्विक, सी ऑप्शन ब्राइस, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बता दो जल्दी, अभी पढ़ा हमने, जल्दी से बता दीजिए। लास्की, तो आंसर क्या आ गया? नन। यस, किसने कहा? ये लास्की की स्टेटमेंट है, की है लास्की की है, ठीक है। वेरी नाइस, लास्की। आंसर आ गया नन। आगे बढ़ते हैं इलीट थ्योरी। इलीट मतलब अभिजन वर्ग। समझो अभिजन वर्ग क्या होता है, पहले इस शब्द का मतलब समझना। इलीट थ्योरी, अभिजन वर्ग, ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा पूरे भारत देश के अंदर कुछ 15 से 20 लोग ही हैं जिनकी चलती है। ये हो सकता है पैसे वाले लोग हों, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो सकता है ये लोग राजनीति में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है ये लोग भाषणबाजी की वजह से स्ट्रांग हो, ये किसी भी चीज की वजह से स्ट्रांग है। लेकिन पूरी दुनिया, पूरे भारत के अंदर 15-20 लोगों की कुछ ज्यादा ही चलती है, उसको क्या कह दिया? इलीट लोग हैं, ये इलीट पर्सनैलिटी है। आप देखते हो ना एरोप्लेन के अंदर अलग अलग क्लास बनी होती है, ये इकोनॉमी क्लास है, ये बिजनेस क्लास है ना। तो जो सबसे हाई स्टैंडर्ड की बोगी होती है प्लेन के अंदर, प्लेन नहीं, बोगी तो ट्रेन में होगी, मतलब जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या हो गया? वो इलीट डिपार्टमेंट हो गया। समझ गए? कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? वो इलीट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। क्लियर? इलीट डिपार्टमेंट हो गया। तो इलीट लोग कौन होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जो औरों से थोड़ा हटके और जिनकी ज्यादा चलती है, अभिजन वर्ग उसको कह दिया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, इलीट शब्द का प्रयोग 1923 में हुआ है। इलीट का जो उत्पत्ति है वो एलिगियर शब्द से हुआ है। एलिगियर का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन बाय चॉइस, सिलेक्शन बाय चॉइस यानी अपनी चॉइस से सेलेक्ट करना। एलिगियर शब्द से इलीट शब्द आया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर जनसंख्या से निर्वाचित तत्व, चूजन एलिमेंट इन पॉपुलेशन, पूरी भीड़ में से एक अलग वर्ग निकाल लेना इलीट वर्ग कहलाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस शब्द का मतलब क्या बताया है? निर्वाचित तत्व, चूजन एलिमेंट इन पॉपुलेशन, ठीक है। याद रखोगे, फिर से बता रही हूं कि जो इलीट शब्द है, अभिजन शब्द है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 1923 में आया और जिसका मतलब है चूजन एलिमेंट इन पॉपुलेशन।
लेकिन इलीट शब्द का प्रयोग उत्पत्ति कहां से हुई? एलिगेर शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है सिलेक्शन बाय चॉइस। ठीक। अब बहुत सारे थिंकर हैं, आपको याद रखना है कौन से थिंकर ने कौन सा सिद्धांत दिया। सबसे पहले इसका जनक जिसको कहते हैं, जिसका नाम है विल्फर्ड पैरेटो। इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया। मैं बता देती हूं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने ये कहा कि ये ना साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी साइकोलॉजी अंदर ऐसे होती है कि हमारे ऊपर कोई शासन करे। ये क्या कहते हैं? हमारे ऊपर कोई तो शासन करे, मतलब ये शासित लोग होते हैं, इनकी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दमदार से, जो हमेशा इस तरीके की साइकोलॉजी में जन्म लेते हैं कि हमको शासन करना है, हम शासन करेंगे। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं? ये शासक लोग होते हैं। और इस साइकोलॉजी के कारण ही शासक लोगों का जो पावर है वो शासित लोग यानी कि जनता के ऊपर चलता रहता है। ये साइकोलॉजी होती है कि एक जन ऊपर रहेगा, एक जन नीचे रहेगा। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल एलिमेंट की बातें कर रहे हैं हमारे पैरेटो, जिनका नाम है विल्फर्ड पैरेटो। इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है द माइंड एंड सोसाइटी। इस बुक के अंदर इन्होंने इलीट थ्योरी दी है, द माइंड एंड सोसाइटी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मानवीय गतिविधियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक तत्व जुड़े होते हैं। इंसान कैसी हरकतें कर रहा है वो वैसी ही हरकतें करेगा जैसे उसके अंदर मनोविज्ञान है, जैसी उसकी साइकोलॉजी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की प्रतिक्रिया के अनुसार हुआ। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि समाज में दो वर्ग हैं। एक को कहा बुर्जुआ वर्ग, पैसे वाला वर्ग, ठीक है। एक को कहा प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा वर्ग। जिस तरीके से बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग आपस में प्रतिक्रिया देते हैं उसको आधार बना के पैरेटो ने अपनी बुक लिखी माइंड एंड सोसाइटी, जिसके अंदर इलीट थ्योरी का जिक्र किया। पैरेटो ने दो तरीके का समाज बताया। कहा एक होता है समाज का उच्च स्तर, एक होता है समाज में निम्न स्तर। दो लेवल होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल के अंदर एक होता है शासक वर्ग और एक होता है गैर शासक वर्ग। मोदी जी शासक वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मोदी जी शासक वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। शासक वर्ग जो है ये क्या कह रहा है? शासक वर्ग में मानसिकता और शारीरिक दोनों गुण होते हैं। शेर की तरह वो शक्तिशाली होते हैं और लोमड़ी की तरह वो चतुर होते हैं। लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं और शेर की तरह पावरफुल होते हैं। शासक वर्ग में मानसिक और शारीरिक दोनों गुण होते हैं, शेर के भी और लोमड़ी के भी, ठीक है। पैरेटो ने कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन दिया, प्रवाह की अवधारणा। आपसे पूछा जा सकता है प्रवाह की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन किसने दिया? इन्होंने क्या कहा? जिस तरीके से पानी बहता रहता है, आप देखोगे नदियों का पानी बहता रहता है, प्रवाह करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, चेंज होता रहता है। ऐसे ही जो इलिटिस्ट क्लास होती है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती है? इसने कहा इनके अंदर भी बदलाव आते रहते हैं। कैसे? जैसे कभी एक वक्त था जब सोनिया गांधी का दबदबा चलता था, ठीक है। ये इलीट क्लास में आती थी, सोनिया गांधी का दबदबा चलता था। लेकिन किन्हीं वजहों से, क्रांति की वजह से लगा लो, या इसकी अक्ल की वजह से लगा लो, या इसकी समझ की वजह से लगा लो, इसके डिसीजन की वजह से लगा लो, इसको राजनीति से बाहर कर रहे हैं और मोदी जी को अब ज्यादा पावर में लेके आ रहे हैं। तो मोदी जी किन वजह से आए? इनके बोलने की कला से आए, इनकी अकल, इनके डिसीजन से आए। तो इन्होंने क्या कहा पैरेटो ने? जिस तरीके से नदी में पानी बदलता रहता है, अब और आ गया और आ गया, पीछे से बहता ही रहता है, ऐसे ही इलिटिस्ट क्लास थ्योरी के अंदर इन्होंने ये कहा कि इस अभिजन वर्ग के अंदर बदलाव आते रहते हैं। कुछ लोग अपनी अकल और अपने डिसीजंस की वजह से नॉन इलिटिस्ट में चले जाते हैं, गैर शासित वर्ग में चले जाते हैं, और कुछ लोग इलिटिस्ट क्लास में आ जाते हैं अपनी समझ की वजह। ये बात पैरेटो कह रहे हैं, जिसको कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन कहा है, ठीक है। क्या कहा है? जिसको कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन कहा है, प्रवाह की अवधारणा कहा है। किसने दिया? ये पैरेटो ने दिया, ठीक है। मतलब, और इनकी एक और फेमस स्टेटमेंट है, पैरेटो ने इतिहास को कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान कहा है। तो किसने कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान कहा है इतिहास को? पैरेटो ने कहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक और कंसेप्ट इसने दिया, इसने अवशेष धारणा दी, रेजिडुअरी कंसेप्ट दिया। पैरेटो ने रेजिडुअरी कंसेप्ट, अवशेष धारणा दी। पैरेटो के अनुसार कुछ अवशेष गुण होते हैं इंसान में, लेकिन वो गुण ऐसे होते हैं जो सब में नहीं होते।
और उन्हीं गुण के माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में उन्नति करता है। जैसे कुछ गुण होते हैं बोलने के, कुछ गुण होते हैं समझदारी के, कुछ गुण होते हैं लॉजिक और इलॉजिकल बातों में डिफरेंस करने के। हर इंसान के अंदर उतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता जो लॉजिकल और इलॉजिकल बातों में डिफरेंस कर ले। पैरेटो ने कहा कुछ गुण कुछ ही लोगों में होते हैं और वही लोग जो है वो इलिटिस्ट क्लास में आएंगे, वही लोग अभिजन वर्ग अभिजात्य वर्ग में आएंगे। इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति तर्कयुक्त और अतर्कयुक्त कार्यों में अंतर करता है। इन्होंने 6 गुण बताए। कौन कौन से 6 गुण बताए? पहला बताया संयोजन, सबको जोड़ने का गुण। फिर बताया परीक्षण की दृढ़ता, ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। मोदी जी की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है कि मुझे कहां पे कब चोट करनी है ऑपोजिशन पार्टी को अच्छे से पता है। अभिव्यक्तिकरण, बोलना, खुद को एक्सप्रेस करना, एक ये गुण बताया। मिलनसार, एक दूसरे के प्रति हार्मनी होनी चाहिए, वो इंसान चुप चुप ना रह के मिलनसार उसका नेचर होना चाहिए। ईमानदारी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। और यौन प्रवृत्ति मतलब कि हमेशा यूथ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये 6 गुण बताए। किसने? पैरेटो ने बताए किसी भी अभिजात्य वर्ग के अंदर। अपनी इलिटिस्ट थ्योरी में 6 गुण बताए। संयोजन यानी कि जोड़ के रखना, समायोजन इंक्लूसिव रखना सबको, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा बोलना यानी एक्सप्रेशन, फिर हार्मनी, फिर ईमानदारी और फिर यौन प्रवृत्ति। ये 6 गुण बताए, जिनमें से 2 गुण तो लोमड़ी के हैं, ठीक है, और 4 गुण शेर के बताए उसने। तो ये लोमड़ी और गुण से कौन कंपेयर कर रहा है? लोमड़ी और शेर से पैरेटो कर रहा है, ठीक है। पैरेटो ने क्या कहा कि अभिजन वर्ग में अधिकांश क्रियाएं गैर तर्कयुक्त और अबौद्धिक होती है। अकल नहीं होती इस पढ़े लिखे वर्ग में, इस पैसे वाले वर्ग में। लेकिन इनकी बातों को बौद्धिकता का जामा कौन पहनाते हैं? शासक वर्ग। अब एक बात को समझना, मान लीजिए अंबानी जी ने कुछ बेकार बात कर दी, ऐसे ही कोई इलॉजिकल बात कर दी, बिना बुद्धि की बात कर दी। अब उसी सभा में मोदी जी भी बैठे हैं। मोदी जी क्या करेंगे? जो एक शासक वर्ग के हिस्से हैं, वो क्या करेंगे? अंबानी की बात को तरीके से पेश करेंगे कि नहीं, हमारे अंबानी जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। मतलब बौद्धिकता का जामा किसने पहनाया? शासक वर्ग ने। किसको? अभिजात्य वर्ग को, अभिजन वर्ग को। तो पैरेटो ने यही बात कही। यह था पैरेटो का सिद्धांत। याद रखेंगे क्या? एक तो जो पैरेटो है उनकी बुक कौन सी? जल्दी से बता दो इनकी बुक का नाम। पैरेटो की बुक का नाम बताना। दूसरा, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? इन्होंने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन। कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन, प्रवाह का सिद्धांत। दूसरी दी इन्होंने थ्योरी ऑफ रेजिडुअरी पावर, थ्योरी ऑफ रेजिडुअल यानी अवशेष का सिद्धांत, अवशेष का सिद्धांत। इन्होंने कितने गुण बताए? इन्होंने कितने गुण बताए? इन्होंने 6 गुण बताए, ठीक है। इन्होंने कहा जो अभिजन वर्ग होता है, जो इलिटिस्ट क्लास होती है, उसके अंदर शारीरिक बल भी होता है शेर की तरह, और उनके अंदर मानसिक बल भी होता है लोमड़ी की तरह, ठीक है। शेर की तरह उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और लोमड़ी की तरह, फोक्स की तरह उसकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है। तो ये पैरेटो का है। कि बुक का नाम बता दो, पैरेटो की बुक का नाम हमने पढ़ी है ना अभी, द माइंड एंड सोसाइटी। क्या है? माइंड एंड सोसाइटी। वेरी गुड अंजलि, माइंड एंड सोसाइटी है ना, मनोविज्ञान की बात कर रहा है, माइंड एंड सोसाइटी। इसके बाद आ गए गेटानो मोस्का। गेटानो मोस्का ने ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दी, संगठनात्मक सिद्धांत दिया, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी दी। इनकी बुक का नाम है रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अरस्तु के सरकारों के वर्गीकरण जो है, राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, लोकतंत्र है, इन सबको नकार दिया। बोले ये कोई लोकतंत्र नहीं होता, कोई राजतंत्र, कोई कुलीन तंत्र हो ही नहीं सकता। केवल एक ही तंत्र होता है जिसको कहते हैं अल्पतंत्र यानी कि ओलिगैर्की। इन्होंने कहा इस पूरे देश को कुछ ही लोग चला रहे हैं, अल्प लोग चला रहे हैं, ओलिगैर्की, ठीक है, ओलिगैर्की। तो मोस्का ने अरस्तु के सारे वर्गीकरण मना कर दिए और कहा सिर्फ एक ही तंत्र होता है, अल्पतंत्र। तो किसने अल्पतंत्र को बताया? मोस्का ने बताया। इन्होंने कहा अभिजन वर्ग संगठित अल्पसंख्यक वर्ग है। जो अभिजन वर्ग होते हैं, जो इलिटिस्ट क्लास होते हैं, ये अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं, और ये काफी संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो असंगठित जनसंख्या पे काबू करते हैं, जो इनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस पे काबू करते हैं, उस पे प्रभुत्व रखते हैं, ठीक है। अभिजन वर्ग
संगठित अल्पसंख्यक वर्ग है, कुछ ही लोग हैं और ये असंगठित जनसंख्या पे प्रभुत्व रखते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, इसने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी, संगठन सिद्धांत दिया, क्योंकि संगठन की बातें कर रहे हैं। ठीक है। मोस्का ने समाज के कौन कौन से वर्ग बताए? शासक यानी कि रूलिंग क्लास, रूलिंग, शासित यानी कि रूल्ड क्लास, जनता, और मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग को इसने सब इलीट क्लास कहा। मध्यम वर्ग में मोस्का ने क्या कहा? इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये लोग आ जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, उनको मिडल वर्ग कहा, जिसको ये सब इलीट का नाम देते। तो मोस्का ने क्या कहा और पैरेटो ने क्या कहा? पैरेटो ने समाज को दो हिस्सों में बांटा, उच्च और निम्न, उच्च और निम्न। ठीक है। फिर उच्च स्तर को शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग में बांटा, शासक और गैर शासक वर्ग में बांटा, किसने? पैरेटो ने। ठीक है। लेकिन मोस्का ने क्या कहा? मोस्का ने कहा भैया सिर्फ अल्पतंत्र होता है और संगठित होता है ये अल्पतंत्र, और यानी ओलिगार्की होती है सिर्फ। और मोस्का ने 3 भागों में बांटा समाज को। पहला भाग क्या बना दिया? पहला भाग बना दिया शासक, दूसरा बना दिया शासित यानी रूल्ड, जनता कह सकते हो, और तीसरा बना दिया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को उसने सब इलीट क्लास कहा, सब इलीट यानी इलीट के थोड़े से नीचे सब इलीट क्लास कहा। इतनी चीजें याद रखोगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो थिंकर आएगा जिसने एलिटिस्ट थ्योरी में हिस्सा लिया, उनका नाम है रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया, अल्पसंख्यक का लौह नियम दिया। इसको समझो, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो ये अभिजन वर्ग होता है ना, इनके अंदर 2 गुण होते हैं। एक तो चापलूसी का गुण होता है। किसकी बात कर रहे हैं ये इलीट क्लास की बात कर रहे हैं, ये अभिजन वर्ग की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? एक तो इनके अंदर चापलूसी का गुण होता है, ये चापलूस अच्छे होते हैं, और दूसरा ये भाषण अच्छा देते हैं। इन 2 गुणों की वजह से जनता को मूर्ख बनाते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं, और ये जब सत्ता में आ गए तो अब यहां से हिलेंगे नहीं, यहां से हिलेंगे नहीं, यहां से हटेंगे नहीं, इनको हटाना बहुत मुश्किल है। ये लोहे की तरह यहां पे बैठ जाएंगे, लोहे की तरह जम के बैठ जाते हैं सत्ता में। इसीलिए इनको आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा है, इनके कंसेप्ट। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की यानी अल्पतंत्र का या अल्पसंख्यक का लौह नियम कहा जाता है। जो ये अल्पसंख्यक लोग हैं, जो ये चापलूस या भाषणबाजी करते हैं, कुछ ही लोग हैं अल्पसंख्यक, ये लोहे की तरह चिपक के बैठ जाते हैं संसद से, लोहे की तरह हिलते नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की रॉबर्ट मिशेल दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? रॉबर्ट मिशेल। क्लियर हो गई बात? तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया? रॉबर्ट मिशेल ने दिया। ठीक है। इन्होंने कहा जनता को मूर्ख बनाते हैं। जनता क्या है? उदासीन सी है, विनम्र है, आज्ञाकारी है। जो कह दिया नेता ने वही मान लेते हैं, नेताओं को भगवान बना लेते हैं, वीर वीरांगना बना लेते हैं कि भाई नेता है, अच्छा मोदी जी है, ये तो बहुत वीर है, ये तो बहुत पावरफुल है, मोदी जी हो गए, पता नहीं क्या ही हो गए। मतलब ये हकीकत में देख ही नहीं पाते कौन इंसान कैसा है। ये बात कहा जा रहा है रॉबर्ट मिशेल के द्वारा। ठीक है। और कहा इसी विनम्रता, इसी उदासीनता का फायदा ये अभिजन वर्ग उठाता है, जो बहुत चापलूसी और भाषणबाजी करके सत्ता के अंदर लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग बन के बैठ जाता है। फिर इसके बाद है, नहीं उसकी पीडीएफ नहीं है कमलजीत, सीडब्ल्यू मिल्स। सीडब्ल्यू मिल्स सीडब्ल्यू मिल्स ने इंस्टीट्यूशनल थ्योरी दी, संस्थात्मक सिद्धांत दिया। ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि शक्ति अभिजन वर्ग का प्रयोग किया, और शासक वर्ग के स्थान पर इन्होंने कौन से शब्द का यूज किया? शक्ति अभिजन वर्ग, पावर इलीट क्लास। पावर इलीट क्लास, ये शब्द किसके हैं? पावर इलीट क्लास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडब्ल्यू मिल्स के हैं। सीडब्ल्यू मिल्स ने क्या शब्द प्रयोग किया? पावर इलीट क्लास, यानी कि शासक वर्ग के स्थान पर ये कोई रूलिंग पार्टी वगैरह शब्द यूज नहीं कर रहा है, इसने पावर इलीट क्लास शब्द यूज किया, शक्ति अभिजन वर्ग का यूज किया। इनकी बुक का नाम भी पावर इलीट बुक है, बहुत फेमस बुक है पावर इलीट बुक, सीडब्ल्यू मिल्स 1959 में प्रकाशित हुई। शक्ति के अंदर ये क्या कह रहे हैं? कौन सी शक्ति? नेता के पास कौन सी शक्ति होती है? राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर, सारी पावर इस अभिजन वर्ग के हाथ में होती है, एलिटिस्ट क्लास के हाथ में होती है। ठीक है। तो ये शक्ति अभिजन वर्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, पावर इलीट क्लास का प्रयोग करते हैं, सीडब्ल्यू मिल। ठीक है। ऐसे याद रखोगे, मिल बहुत शक्तिशाली होता है ना, मिल ऐसे होता है ना, मिल जहां पे आटा पीसा जाता है, फ्लोर मिल है, फ्लोर मिल है इनका, कहते हैं इनकी
फ्लोर मिल है बड़े बड़े, बहुत पावरफुल है, गेहूं को एकदम क्रश कर देता है। तो पावर की बात, द पावर इलीट क्लास के अंदर इन्होंने शब्द दिया, और बुक का नाम है द पावर इलीट बुक। ठीक है। अच्छा, इनकी थ्योरी को हम इंस्टीट्यूशनल थ्योरी क्यों कह रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थात्मक सिद्धांत क्यों कह रहे हैं? इन्होंने क्या कहा कि जो आज का समाज है ना, वहां पे किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है। एक इंसान के हाथ में पावर नहीं है। पूरी पॉलिटी के अंदर अलग अलग संस्था बटी हुई है। कहीं पे जुडिशरी के हाथ में पावर है, कुछ संस्था ऐसी है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे संसद के हाथ में पावर है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव के हाथ में पावर है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पे मिलिट्री के हाथ में पावर है। आप ऐसा नहीं कह सकते 10-15 लोगों के हाथ में पावर है। पावर अलग अलग संस्था के हाथ में होती है। जैसे देश बदला, संस्था बदल जाती है। पाकिस्तान जाओगे मिलिट्री पावरफुल, इंडिया में आओगे जनता पावरफुल, अमेरिका जाओगे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावरफुल, ब्रिटेन जाओगे संसद नाम की संस्था पावरफुल। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोगों के हाथ में पावर नहीं होती है, ये तो संस्थाओं के हाथ में पावर होती है। ठीक है। समकालीन समाज में शक्ति संस्थाओं के हाथ में केंद्रित होती है, शक्ति संस्थाओं में निहित है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल थ्योरी नाम दिया CW मिल्स को, जिसने पावर इलीट शब्द का प्रयोग किया। मिल्स ने यूएस में 3 तरीके के शक्ति अभिजन का उल्लेख किया है। एक तो कंपनी चेयरमैन बहुत पावरफुल होते हैं। जो भी कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है इनके यहाँ, उनके जो चेयरमैन है उनके हाथ में पावर होती है। फिर वहां के जो नेता है, राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके हाथ में पावर होती है। और जो मिलिट्री चीफ है, अमेरिका में जो मिलिट्री चीफ है उसके हाथ में पावर होती है। इसने क्या कहा? 3 प्रकार के शक्ति अभिजन का उल्लेख किया, कंपनी चेयरमैन, राजनीतिक नेता और सेनापति। ये यूएस के अंदर मिल्स बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला थिंकर आ गया जेम्स बर्नहम। जेम्स बर्नहम ने इकोनॉमिक थ्योरी दी। इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट उठाया। कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट उठाया। इन्होंने क्या कहा कि जिसके हाथ में ओनरशिप की पावर है, जिसके हाथ में संसाधनों का स्वामित्व है, भाई ये संसाधन किसके हैं, ये गाड़ी घोड़े बंगले किसके हैं, जिसकी जितनी ज्यादा जिसके जितने ज्यादा रिसोर्सेज, संसाधन, उसकी उतनी ज्यादा पावर है, उसकी उतनी ज्यादा चलेगी देश में। जिसके पास जितना पैसा, जितनी प्रॉपर्टी, जितना सोना, जितने शेयर्स जिसके हाथ में, उसकी उतनी ज्यादा चलेगी। मतलब इसने आर्थिक बातें कही है, इसने अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिया। ठीक है। तो अर्थशास्त्रीय थ्योरी किसने दी? जेम्स बर्नहम ने दी। ठीक है। 1941 में इनकी बुक का नाम है द मैनेजरियल रिवोल्यूशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक की बात हो रही है, यानी किसी कंपनी की बात हो रही है, यानी मैनेजर की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक थ्योरी द मैनेजरियल रिवोल्यूशन। ठीक है। और इन्होंने विशिष्ट वर्ग को मैनेजरियल इलीट कहा। मैनेजरियल इलीट कहा। आपको बताना है, आपका लिए क्वेश्चन है, किसने किसने पावर इलीट शब्द का यूज किया? किसने शासक वर्ग के स्थान पर शक्ति अभिजन वर्ग का प्रयोग किया? शक्ति अभिजन वर्ग का प्रयोग किया, किसने किया? पावर इलीट का प्रयोग किसने किया? जल्दी से बता दो। पावर इलीट का प्रयोग किसने किया? जल्दी से बताओ, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? पावर इलीट शब्द, CW मिल। CW मिल की बुक का नाम बताओ, बुक का नाम बताओ। कि बुक पावर इलीट बुक ही है, पावर इलीट बुक ही है। ठीक है। किसने इंस्टीट्यूशनल थ्योरी दी? किसने इलीट इलीट थ्योरी के साथ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी दी? संस्थात्मक थ्योरी किसने दी है? किसने कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन दिया है?
कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन किसने दिया है? प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया प्रवाह का सिद्धांत? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी कोई पैरेटो की है? नहीं, पैरेटो की थोड़ी ना। पावर इलीट बिल्कुल सही है। कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन किसने दिया? पैरेटो ने दिया। मुझे बताओ इंस्टीट्यूशनल थ्योरी किसने दी है? जेम्स मिल। जेम्स मिल की तो बात ही नहीं कर रहे हम प्रीति, कहाँ हो तुम? सीडब्ल्यू मिल की बात हो रही है। मिल ने दिया है, मिल ने। अच्छा, किसने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। अल्पसंख्यक का लोह तंत्र। अल्पसंख्यक का लोह तंत्र, लोह नियम किसने दिया है? आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया है? जल्दी से बताओ। रॉबर्ट मिशेल, यस मिशेल। ठीक है, स्पेलिंग जो भी है, रॉबर्ट मिशेल ने दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। आगे बढ़ते हैं हम अगली चीज पे, दैट इज अगला कंसेप्ट एडवर्ड शिल। क्या नाम है? एडवर्ड शिल। बर्नहम है, इकोनॉमिक्स थ्योरी दी है। हम रिवाइज कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एडवर्ड शिल बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत दिया है। ठीक है, बुद्धिजीवी अभिजन। इसने क्या कहा? बुद्धिजीवी लोग कौन होते हैं? जो बहुत हाई लेवल की मॉडर्न एजुकेशन जिनके पास है, आधुनिक व्यापार करना जानते हैं और प्रशासन में निपुण है, एडमिनिस्ट्रेशन में निपुण है जो लोग। योग्यता और त्याग के गुण होते हैं इनमें। तो आपको याद रखना है एडवर्ड शिल ने बुद्धिजीवी अभिजन सिद्धांत दिया है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी। उसके बाद है मिलोवन जिलास। क्या नाम है? मिलोवन जिलास। मिलोवन जिलास ने क्या बातें कही है? इसने न्यू क्लास एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम, इसने साम्यवादी जगत में इलिटिस्ट थ्योरी दी है। तो अगर कोई पूछ ले कि साम्यवादी जगत में इलिटिस्ट थ्योरी किसने दी है? मिलोवन जिलास ने दी है। ठीक है, इन्होंने वहां पे अभिजन वर्ग को राजनीति अधिकारी तंत्र कहा है, पॉलिटिकल ऑफिसर सिस्टम, पॉलिटिकल राजनीति में अधिकारी तंत्र। ठीक है, ये नाम किसने दिया है? मिलोवन जिलास ने दिया है। पूछने की उम्मीद बहुत कम है मिलोवन जिलास की, क्योंकि थोड़ा कम ही पूछा जाता है। ये बहुत पूछे जाते हैं। लॉजवेल, लॉजवेल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लॉजवेल पे आ जाते हैं हम लोग। लॉजवेल ने पावर एंड सोसाइटी नाम की बुक लिखी एक तो। दूसरा पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, पूछा भी जा चुका है अतीत में ये क्वेश्चन। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ किसकी है? लॉजवेल की है। एक इन्होंने बुक लिखी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलीट। ये तीन बुक इनकी फेमस बुक है लॉजवेल की, पावर एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलीट। तीनों ही बुक लॉजवेल की है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभावशाली लोगों का अध्ययन है। कौन लोग प्रभावशाली हैं, कौन लोग एफिशिएंट है, कौन लोग ऐसे डोमिनेटिंग वाले हैं, उनका अध्ययन करना ही राजनीति का अध्ययन है। प्रभावशाली व्यक्ति वो होते हैं जिनको जो वस्तुएं उनको मिलती है अधिकतम हिस्सा प्राप्त कर ले। मतलब प्रभावशाली लोग कौन होते हैं? इलिटिस्ट लोग कौन होते हैं? जो जितनी वस्तुएं उनको मिलनी है उसका अधिकतम हिस्सा अपने काबू में कर ले। ठीक है, जो वस्तु व्यक्ति अधिक प्राप्त करना चाहता है,
जैसे आप लोग सबसे ज्यादा क्या प्राप्त करना चाहते हो अपनी जिंदगी में? मैं मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहती हूँ। मैं मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चाहती हूँ। वो सिक्योरिटी पैसे को लेके हो, वो सिक्योरिटी शरीर को लेके हो, वो सिक्योरिटी दिमाग को लेके हो। यानी इंसान सबसे ज्यादा क्या चाहता है? सिक्योरिटी चाहता है कि मुझे आगे जाके पैसों की दिक्कत ना हो, मेरे शरीर में बीमारी ना लगे, मेरा दिमाग सही तरीके से काम करता रहे, मैं डिसीजन लेता रहूं। आपको सुरक्षा चाहिए। जिन वस्तुओं की, जिन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, उसको लॉजवेल वैल्यू कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको? उसको एक नया शब्द दे दिया, लॉजवेल वैल्यू, यानी लॉजवेल के मूल्य। ठीक है। एक तो इसने क्या कहा कि लॉजवेल मूल्य के बारे में बातें की। लॉजवेल मूल्य किसको कहते हैं? और प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो ज्यादा से ज्यादा मूल्य को पाना चाहे। ठीक है। अभिजन वर्ग वो है जो सुरक्षा का मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो प्रतिष्ठा को मूल्य रखना चाहते हैं, जिनके अंदर आय का मूल्य है, जिनके अंदर सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, जिनके अंदर प्रतिष्ठा यानी इज्जत है जिनकी, और जिनके पास पैसा भी अच्छा है, उसको अभिजन वर्ग कहते हैं। ठीक है। ये मूल्य बहुत कम लोगों के पास होते हैं, इसीलिए अभिजन वर्ग कुछ ही लोग होते हैं। ये अभिजन वर्ग को राजनीति शक्ति वर्ग कहते हैं, पॉलिटिकल पावर क्लास कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? लॉजवेल कहते हैं। ठीक है। फाइनर अगले थिंकर जिसने संतरे का सिद्धांत दिया। एक पानी का गिलास लो, उस पानी के गिलास में आप संतरा डुबो दो। पानी के गिलास में आपने क्या किया? आपने संतरा डबो दिया। ठीक है, संतरा डबो दिया। अब वो ऊपर तैरेगा, ऊपर फ्लोट करेगा। अब ऊपर फ्लोट करेगा, अगर वो तैरता है संतरा, तो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। कभी इधर लुढ़क गया, कभी इधर लुढ़क गया, पानी में बहता बहता। तो फाइनर यही कहते हैं, कहते हैं जितने भी अभी जातीय वर्ग, अभिजन वर्ग होते हैं ना, जितने भी इलिटिस्ट क्लास है, इनमें चेंजेस बहुत होते हैं। आज ये अभिजन वर्ग में है, ये नहीं है, कल गरीब हो गया, ये कल इसके पास कुछ नहीं बचा। तो ये फाइनर का संतरा सिद्धांत याद रखना। ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं किसने कौन सा सिद्धांत दिया। सबसे पहले बात आती है पैरेटो की। कहां गए पैरेटो? सबसे पहले बात आई पैरेटो की। पैरेटो से जुड़े हुए हैं दो सिद्धांत और एक बुक। पैरेटो से जुड़े हुए हैं प्रवाह की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है। एक तो कंसेप्ट ऑफ सर्कुलेशन जुड़ा हुआ है। बुक है माइंड एंड सोसाइटी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन इसने किया। कौन सा अध्ययन किया? मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। एक मिनट, कहां गए? फिर इन्होंने रेजिडुअरी कंसेप्ट बताया, 6 गुणों की बात की। ठीक है, ये सब चीजें की पैरेटो ने। उसके बाद बारी आती है रॉबर्ट मिशेल की। मिशेल ही है ना शायद, नहीं मोस्का है, गेटोनो मोस्का। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी दी, संगठनात्मक सिद्धांत दिया। इनकी बुक का नाम है रूलिंग क्लास, और इन्होंने ओलिगैर्की को, अल्पतंत्र सरकार को सबसे बढ़िया माना। मोस्का ने समाज के 3 वर्ग बताए, शासक, शासित और मध्यम वर्ग। ठीक है। मोस्का मध्यम, ऐसे याद रख लोगे। कैसे याद रख लोगे? मोस्का और मध्यम। इसने एक अलग ही नाम दिया, मध्यम वर्ग, जिसको इसने सब इलीट क्लास कहा। फिर रॉबर्ट मिशेल, इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्की दिया। ठीक है। उसके बाद CW मिल्स, जिसने पावर इलीट नाम दिया, पावर इलीट नाम की बुक भी बनाई। उसके बाद जेम्स बर्नहम, जिसने पैसे की बात की, इकोनॉमिक्स थ्योरी दी। एडवर्ड शील, बुद्धिजीवी का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद नाम है मिलोवन जिलॉस, जिसने साम्यवाद के अंदर इसको राजनीतिक अधिकारी तंत्र कहा। लॉजवेल ने मूल्य की बात की और इसको राजनीतिक शक्ति वर्ग का, पॉलिटिकल पावर क्लास कहा। और फाइनर ने संतरे का सिद्धांत दिया। फाइनर ने संतरे का सिद्धांत दिया। नहीं रुकी है, चल रही है। रोबोट आयरन से बनता है, देखो नेहा ने कितना बढ़िया बताया। हाँ वेरी नाइस। देखो नेहा ने कितना अच्छा बताया। आयरन लॉ रोबोट, यानी जो रोबोट है, रोबोट याद रख लो, रोबोट जो है वो आयरन से बन गया। तो आयरन लॉ किसने दिया? ठीक है। फिर ये बताया, एक ने और बताया कि इंटेलिजेंट लोगों को शील्ड मिलती है। तो जो शील्ड है, शील्ड, शील्ड का मतलब क्या होता है? भाला, है ना। जो इंटेलिजेंट लोग होंगे उनको शील्ड अच्छा शील्ड मिलती है, मोमेंटो, शील्ड मिलती है। इंटेलिजेंट लोग फर्स्ट आए तो स्कूल में आपको शील्ड मिलती है, कॉलेज में शील्ड मिलती है। तो यानी शील्ड ने, या मैं कहूं शिल ने कौन सा सिद्धांत दिया? शिल ने बुद्धिजीवी का सिद्धांत दिया। ठीक है। और संतरा बहुत फाइन है, बहुत बढ़िया है, संतरा बहुत फाइन है, तो फाइनर ने संतरा का सिद्धांत दिया। ठीक है, फाइनर ने संतरे का सिद्धांत दिया। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जो हमें डिस्कस करनी थी।
अब तुम मुझे एक सजेशन दो, मैं पूछना चाह रही हूं आपसे। आप मुझे यूं बताओ, अब अगली जो वीडियो है जो मैं आज शाम को ही लाऊंगी, रात को मतलब हम करेंगे, रात को 9 बजे हम उसको डिस्कस करेंगे। आपको बताना है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी, तीनों टॉपिक में से एक बता दो कि हम लोग नेक्स्ट किसको रिवाइज कर ले, पॉलिटिकल थ्योरी को, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर और वेस्टर्न पॉलिटिकल। अब बची सामाजिक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट जिसको कहते हैं, सोशल मूवमेंट, इसकी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है सारी मूवमेंट्स की। फिर पॉलिटिकल पार्टी, आपको याद रखना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसने और कब बनाई, किसने और कब बनाई, पूरी लिस्ट दे रखी है मैंने आपको। ठीक है, तो वो लिस्ट आपको याद रखनी है जो मैंने ऐसे लिस्ट बना बना के आपको बताई थी। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा सामाजिक आंदोलन कहाँ चला है। फिर मैंने आपको महिलाओं के आंदोलन अलग कराए थे, दलितों के आंदोलन अलग करवाए थे, है ना, जनजाति के आंदोलन अलग कराए थे। वो आंदोलन आंदोलन याद रखने हैं तुमको, कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ है और कौन उसका लीडर था। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता देना इन तीनों में से आपको कौन सा करना है। मोसा के रूल चलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी, पक्का, पॉलिटिकल थ्योरी। तो रात को पॉलिटिकल थ्योरी और कल थिंकर, कल थिंकर, फिर कल अपने आराम से सो जाना तुम और परसों पेपर दे देना। और बी कॉन्फिडेंट, तैयारी है तुम्हारी, डरो मत। जो मुश्किल वाले टॉपिक थे पबेड के, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, ये मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा भी दिए हैं। एक बार फिर से नाम नाम याद कर लेना। किताबों की लिस्ट मैंने आपको दे दी, बुक्स की लिस्ट मैंने आपको दे दी, बुक्स की लिस्ट आपको याद कर लेनी है। महिलाओं के, दलितों के, जनजातियों के, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल मूवमेंट, ये आपको पढ़ लेने हैं खुद से, क्योंकि उसमें कुछ नहीं, मैं भी उनको देख देख के ही बताऊंगी, तो उसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है, हम लोग रात को ही पॉलिटिकल थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, आज एक और क्लास लेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन हम कर लेंगे। लिस्ट नोट्स में ही तो है गीतू। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ना प्रीति, आप ना ज्यादा परेशान मत हो। मास्क लगाकर ऑर्गेनाइजेशन करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थिंकर हम कल कर लेते हैं, नीति थिंकर कल कर लेते हैं। थिंकर ना आप कर लोगे, कुल मिला के थिंकर आप लोगों को आते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी करे हुए जमाना बीत गया, तो एक बार पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं हम। याद तो करनी पड़ेगी सुमन, कुछ लिंक बनाओ उनके और याद करो। सभी थिंकर मिक्सअप कर लेंगे, वेस्टर्न और इंडियन दोनों, दोनों। ठीक है ना, पॉलिटिकल थ्योरी कर लेते हैं अभी। और जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशन को लेके परेशान है ना, वो क्लास +2 को अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कोल्ड वॉर, उसको, और एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, ठीक है, G20 और आसियान, इनको तो तुम्हें बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर कोल्ड वॉर को बहुत अच्छे से कर लेना है। ये टॉपिक भी जिसने कर लिए ना, का इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन सही चला जाएगा, दिक्कत मत मानना। और क्लास +2 के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो पूरी एनसीईआरटी मैंने कराई है, वो भी रिवाइज कर लोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। चलो ठीक है प्रीति या उमा, एक बार पॉलिटिकल थ्योरी कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। पॉलिटिकल थ्योरी तो करें, इसके लिए तो सब सहमत हो। मैं आपको बता रही हूं, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, आईआर के अंदर क्या करना है, ध्यान दो, दे लो। कोल्ड वॉर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज फिर आपको ये याद रखनी है, शंघाई कॉरपोरेशन, यूएन, आसियान और G20। ठीक है, बाकी मैंने आपको तो बहुत सारी करवाई है, अफ्रीकन यूनियन कराया है, सार्क करवाया है, ये चीजें भी हमने की है। ठीक है, लेकिन मेन ध्यान इन पे देना। फिर मैं कह रही हूँ क्लास +2 की एनसीईआरटी जरूरी है, करनी है।
ब्रिक्स की नीड भी नहीं है प्रीति। दीपा देखते हैं 7 बजे करें या 8 बजे करें, 7 या 8, दोनों में से एक, 8 या 7। 7 वैसे पॉसिबल नहीं है, 8 ज्यादा पॉसिबल है। अच्छा मुझे एक बार ये फीडबैक तो दे दो, जो भी ये रिवीजन कर रहे हैं उसे फायदा मिल रहा है क्या तुमको? सारा सामान एक जगह मिल जाता है क्या? जो भी हम ये कर रहे हैं उसका फायदा मिल रहा है क्या तुमको? बुक लिस्ट उसमें ही तो है सरिता, ग्रुप में तो डाला है बुक लिस्ट। और अभी यूट्यूब पे भी डलवा रही हूँ, यूट्यूब पे भी काफी बच्चे जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते थे उनको भी अभी मैं यूट्यूब पे भी डलवा रही हूँ बुक्स। कोई नहीं, देख लेंगे टाइम। मुझे यूं बता दो, इस रिवीजन का फायदा हो रहा है क्या तुम्हें? अभी ये नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। चलो ठीक है। मेरी तो कोई नहीं, बस पेपर कराना, तुम पास हो जाओ। अभी नोट्स शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है? रात में मिलते हैं, 7 या 8, दोनों में से एक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मूवमेंट वाली लिस्ट भी गीतू वहीं पे है, नोट्स में है। ऐप पे जाओगे गीतू जी आप, वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। वो नोट्स मैं फिर से भी ग्रुप में शेयर करवा देती हूँ अभी, मूवमेंट वाले भी। हाँ 3 को पता चलेगा, सही बात है।